नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो 16 आने सच। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। रुद्रप्रयाग के अलकनंदा नदी में जोरदार टक्कर से एक बोट दूसरी बोट के ऊपर चढ़ती हुई निकल गई। रुद्रप्रयाग के अलकनंदा नदी में दो बोट में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक बोट दूसरी बोट के ऊपर चढ़ती हुई निकल गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक नाव कुछ देर तक पानी में गोल गोल घूमती रही। स्थिति बिगड़ते देख चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने राहत और बचाव में मदद की। गनीमत रही कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बिहार के शेखपुरा में देर रात गैराज में खड़ी स्कॉर्पियो में बदमाशों ने आग लगा दी। आग से गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस के पहुंचने तक गाड़ी आग की तेज लपटों में धू-धू कर जल रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने फूस के छप्पर के नीचे खड़ी स्कॉर्पियो में आग लगाई थी। बदमाशों की तलाश जारी है। मुंबई के सांता क्रूज में घर में अचानक गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के घर हिल गए और लोग घबराकर बाहर निकल गए। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि घर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग शख्स धमाके से हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़े हैं। राहत की बात यह रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार घर में गैस रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तभी अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। कर्नाटक के कलबुर्गी में छात्र को नकल करने से रोका तो उसने प्रोफेसर फांसी दे गई। बाहर खड़ी लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए लिफ्ट के दरवाजे के बीच में खड़े होकर मां को आवाज लगाई। लिफ्ट को रोककर रखती है, तभी मां के आने के बाद लड़की ने तेजी दिखाते हुए दोनों बच्चियों को बाहर निकाल देती है। पूरा मामला सीसीटीवी में भी कैद हुआ। हरिद्वार में एक जंगली हाथी के रिहायशी इलाके में घुसने से हड़कंप मच गया। हाथी ने घर के बाहर खड़ी स्कूटी उठाकर पटक दी। इसने सड़क पर चल रहे शख्स को कुचल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे बस ड्राइवर सड़क पार करते शख्स की नजरअंदाज करते हुए उस शख्स को टक्कर मारते हुए रौंद देता है। वहां खड़े लोगों के चिल्लाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी। पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और यूपी के मिर्जापुर से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर 24 साल की कथावाचक विशाखा दुबे की इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि उपचार के दौरान अस्पताल की लापरवाही के कारण विशाखा दुबे की हालत बिगड़ी और बाद में उनकी मौत हो गई। परिवार ने पूरा बकाया बिल जमा कर दिया, तब भी अस्पताल प्रशासन ने शव देने में आनाकानी की। करीब 20 घंटे तक शव ना मिलने से परिवार में भारी आक्रोश और शोक का माहौल बना रहा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध जताया। परिजन अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम जो है हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पारस हॉस्पिटल की बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। किसी ने भी अभी किसी घर के किसी सदस्य को डेड बॉडी का चेहरा नहीं दिखाया कि वो कहाँ है, क्या है, कैसे है। मैनेजमेंट पे पूछने पे उल झूल बातें करते हैं। पुलिस को बॉडी हैंड ओवर करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे। लेकिन अभी तक हमको इन लोगों ने डेड बॉडी सौंपा ही नहीं है। जो है प्लीज़ आप सपोर्ट करिए जो है और हमारा डेड बॉडी हमको दिलवाइए प्लीज़। 24 घंटे से ऊपर हो गया, किसी ने भी अभी किसी घर के किसी सदस्य को डेड बॉडी का चेहरा नहीं दिखाया कि वो कहाँ है, क्या है, कैसे है।
मैनेजमेंट पे पूछने पे ऊल जूल बातें करते हैं, पुलिस को बॉडी हैंड ओवर करेंगे, यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, लेकिन अभी तक हमको इन लोगों ने डेड बॉडी सौंपा ही नहीं है जो है। प्लीज़ आप सपोर्ट करिए जो है और हमारा डेड बॉडी हमको दिलवाइए प्लीज़। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस देश का हेल्थ सिस्टम काम करता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खुद मृतका के भाई सचिन दुबे जुड़ गए हैं। सचिन, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जाहिर सी बात है आप सबके लिए ये थोड़ा गमगीन माहौल है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार एक ऐसे मौके पर जब परिवार सदमे में होता है, दुख में होता है, दुख की घड़ियां होती हैं, वहां पर अस्पताल दादागिरी करता है, वसूली का काम करता है। क्या हुआ आपके साथ अस्पताल में? सर ऐसा है कि हम सिर्फ मतलब मेरा गुनाह इतना ही था कि जब अस्पताल में हमारा जो पेशेंट है वो ठीक ठाक थी जो है, और हम क्योंकि वहाँ बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, वहाँ बिल 2 से 2.5 लाख रुपए पर डे का आ रहा था। तो सफदरगंज में मैं जाने का सोचा जो है, तो क्योंकि वहाँ पे जो है बिल कम आता है, बस मैंने उनसे ये बोला कि मेरा मरीज़ डिस्चार्ज कर दीजिए। मरीज़ मेरा एकदम ठीक था, बस डिस्चार्ज कर दीजिए, और उन्होंने कहा ठीक है। और हम लोगों को बिलिंग के लिए नीचे भेजा, और 10 मिनट 10 से 2 मिनट के 5-10 मिनट में उन्होंने बताया कि आपका मरीज़ बहुत क्रिटिकल हालत में है, और क्या कहते हैं अब जो है आप इसको कहीं नहीं ले जा सकते। और फिर 20 से 25 मिनट में वो मतलब एक्सपायर कर गई। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा है कि जो आधे घंटे जो है क्या कहते हैं एक्सपायर वाला जो टाइमिंग है, उसमें हमको सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए आप। तो बस यही हमारा गुनाह था कि उन्होंने हम पे जो है एमएनसी का केस लगा दिया, बॉडी रोक लिया और तमाम चीज़ें। आज बॉडी भी इस तरह से उन्होंने दिया कि ताकि हम आज अपने घर ना जा पाए, हमारा जो है क्या कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना हो पाए, और लगभग सब कुछ उन्हीं के फेवर में। हमारा क्या है, बस हमको तो यही खुशी है कि भाई बॉडी किसी तरह मिल गई। अब वो तो बॉडी से कल तक अगर हम जलाएंगे परसों परसों हम अपने घर पहुंच पाएंगे, तब तक तो बॉडी पे बदबू आने लगेगा जो है। कोई इंतजाम वगैरह नहीं है कहीं जो है, यही सब है सर। लेकिन सचिन, क्योंकि अपने आप में बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, 20 घंटे बाद आपको आपकी बहन का शब्द सौंपा गया सर, तो वजह क्या बताई जा रही थी? इतनी देरी क्यों? सर वो सौंपा नहीं गया है, वो किसी ने अपने से नहीं सौंपा, वो आप लोगों की मेहरबानी है जो दे दिया गया है। उन्होंने तो हमसे यही कहा था कि आपकी लाश को हम सड़ा देंगे जो है, लेकिन आपको देंगे नहीं जो है। और क्योंकि आप कह रहे हैं आपकी बोले हमसे उलझ रहे हैं ना, आपके लाश को हम सड़ा सकते हैं जो है, लेकिन बॉडी हैंड ओवर नहीं करेंगे। फिर आज इतना इधर उधर हुआ तो आज उन लोगों ने दे दिया। अगर सपोज करिए अगर ये तीसरा स्तंभ ना होता तो हो सकता है बॉडी ना देते, वो सड़ा ही देते। और कितने बिल की डिमांड आपसे की गई? कितने पैसों की डिमांड की गई थी? 5 लाख के करीब जो है उन्होंने मांगा था। फिर हमने क्या कहते हैं पैसा पेमेंट किया, लगभग 1 लाख रुपए किया। फिर 2 लाख क्या कहते हैं 50,000 का और पेमेंट करवाया। फिर उन्होंने दूसरी जगह जो है लगभग 50,000 कैश। तो आप देख सकते हैं इस देश के हेल्थ सिस्टम का हाल ये है। एक बार मरीज अंदर दाखिल हो जाए, फिर यहाँ पर अस्पतालों के जो गैंग हैं, वसूली गैंग हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं। किस तरह से पहले बहन ठीक थी, आधे घंटे में उसका निधन हो जाता है, कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं। और जब परिवार अपनी बच्ची का, बेटी का, बहन का शव मांगते हैं तो लंबे लंबे बिल थमा दिए जाते हैं। ऐसे बिल जिनको चुका पाना किसी भी आम भारतीय के लिए आसान नहीं है। यह है इस देश का हेल्थ सिस्टम और इस पर कोई रोक नहीं है। शुक्रिया सचिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अवि मुक्तेश्वरानंद को कोर्ट के बड़ा झटका लगा है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से अवि मुक्तेश्वरानंद को यह झटका लगा है। अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। यौन शोषण के मामले में एफआईआर का आदेश दिया गया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने अर्जी दाखिल की थी, शिकायतकर्ता थे। नाबालिग से यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं। तो ये बड़ी खबर
शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल के दिनों में ही शंकराचार्य काफी विवादों में रहे थे माघ मेले के दौरान, लेकिन अब यहां पर एक लंबी कानूनी लड़ाई शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को लड़नी होगी, क्योंकि आरोप काफी गंभीर हैं। छोटे बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है। वो सब पूरी हो सकेगी तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। आज माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अवि मुक्तेश्वरन जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं। और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अवि मुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। सम्मानित न्यायालय प्रधान पॉक्सो न्यायाधीश श्री माननीय विनोद चौरसिया जी, जो प्रयागराज में पॉक्सो के प्रधान जज हैं, उन्होंने ये निर्णय दिया। और निर्णय में जो पूजनीय महाराज जी श्री आशुतोष जी ने ये एक प्रार्थना पत्र दिया था कि अवि मुक्तेश्वरानंद जी द्वारा यौन शोषण की जो एक कुछ दिनों से परंपरा गोपनीय ढंग से बना के रखी गई थी, उसका संज्ञान इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से पॉक्सो जज प्रधान के न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु यह आप गौर करेंगे तो माननीय अदालत ने केवल सीधे आदेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के द्वारा आरोपित तथ्यों का क्या कहते हैं विधिवत उन्होंने इंक्वायरी भी कराई। विवेचना नहीं, इंक्वायरी प्रथम दृष्टया होती है, विवेचना तब होती है जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। तो महाराज जी द्वारा तो आपने देखा किस तरह से शिकायतकर्ता के वकील की जो बाइट है, जो बयान है, वो हमने आपको सुनाया। और अब हम लाइव बातचीत करेंगे अवि मुक्तेश्वरानंद के वकील रमेश उपाध्याय जी से। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। रमेश जी, काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं और अब तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि एफआईआर होनी चाहिए इस मामले में। रमेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, दोबारा उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। यौन शोषण के मामले में एफआईआर के ये आदेश दिए गए हैं, यानी एक बार फिर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा था प्रयागराज में माघ मेले के दौरान एक विवाद सामने आया था, जिसमें शंकराचार्य बनाम सरकार और प्रयागराज प्रशासन आमने सामने आ गए थे। तब लगा था ये अहम की लड़ाई है, राजनीति की लड़ाई है, लेकिन अब यहां पर मामला कानूनी लड़ाई का आ गया है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं। अवि मुक्तेश्वरानंद के वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं
इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रमेश उपाध्याय जी। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि लगातार शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। अभी तक तो हम देख रहे थे राजनीतिक हमले हो रहे थे, राजनेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे थे, लेकिन इस बार कोर्ट ने आदेश दिया है और एफआईआर का आदेश दिया है। जी, जब सरकार अपना जो है विधि का पालन छोड़ करके गलत रास्ता तैयार कर लेती है तो न्यायालय में जाकर के गलत कराने की कोशिश की जाती है। और न्यायालय विवेचना करने के लिए आदेश किसको दिया? जो विवेचना करने के लिए आदेश दिया गया है वह सरकार को दिया गया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को दिया गया है। और वही पुलिस जो है शंकराचार्य महाराज को प्रताड़ित की। तो ऐसे जब स्थितियां पैदा होती है तो ऐसे मामलों में न्यायालय को स्वयं जो है अपने यहाँ सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है न्यायपालिका का भी मैं कहूंगा कि जब परिवाद के रूप में शंकराचार्य महाराज जी का मुकदमा वहां पर दर्ज है तो इसे भी परिवाद के रूप में दर्ज कर लेना चाहिए था, दोनों पक्षों को सुन लेना चाहिए था। अचानक कोई अभिभावक बनकर के पहुंच जाता है बटूक का और वो जाकर के न्यायालय में कहता है 1 महीने बाद, क्योंकि 1 महीने के अंदर अगर मेडिकल होती तो पता चल जाता कि क्या है। पहला चीज। दूसरी बात कि क्या वो नैसर्गिक अभिभावक या व्यक्ति है कि नहीं। आशुतोष ब्रह्मचारी जो रामभद्राचार्य की स्थिति से अपने आप को कहते हैं और रामभद्राचार्य से पहले से ही शंकराचार्य महाराज को शंकराचार्य नहीं मानते, ऐसा जो विचार पहले से दे चुके हैं। तो ये जो मुकदमावादी जो किए हैं उनकी जब स्थिति देखी जाएगी तो वो हिस्ट्री सीटर के रूप में उन पर 21 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। और ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ा करा करके शंकराचार्य महाराज के विरुद्ध मुकदमा करवा रही है। 2 बच्चों को लेकर के चले गए और 2 बच्चे वो कहाँ के हैं, कौन है, यह भी पता नहीं है। और कह दिया गया कि शंकराचार्य महाराज के आश्रम के हैं, वो आश्रम से जुड़े हैं कि नहीं, इसका जांच तो पुलिस ने किया नहीं। किस विद्यालय में हमारे यहाँ के विद्यार्थी थे, इसकी रिपोर्ट तो पुलिस उस समय लगाई नहीं। जब रिपोर्ट मांगा गया तो उसके बाद भी जो है इस तरह की का रिपोर्ट दे करके पुलिस कहीं न कहीं से शंकराचार्य महाराज के खिलाफ एक मुहिम चलाई उत्तर प्रदेश सरकार, और इस मुहिम को न्यायालय नहीं समझ पाए। अब पुलिस के पास गया है, पुलिस विवेचना करेगी तो उनके सामने 2 चीज। एक तो फर्जी मुकदमा जो व्यक्ति कराया है तो बालकों का जो संरक्षण अधिनियम है उसी के अंतर्गत धारा जो है 22 में उल्लेख है कि उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा जो गलत तरीके से किसी को फंसाएगा। दूसरी बात कि इससे पहले भी आईपीसी में व्यवस्था थी और आज के समय में बीएनएस में भी ये व्यवस्थाएं आई है। धारा 231 के अंतर्गत वर्तमान में बीएनएस के अंतर्गत, और इससे पहले 193 से लेकर के 195 तक का जो आईपीसी का धारा था उसमें था कि अगर मिथ्या साक्ष्य को कोई गढ़ता है और गढ़ने की कोशिश करता है, उसका साक्ष्य बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसी धारा के अनुकूल उस पर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन रमेश जी अभी कोर्ट ने सिर्फ एफआईआर के आदेश दिए हैं। जांच होगी, जांच में अगर सही होगा गलत होगा वो तो बाद में पता लगेगा। तो जांच का तो स्वागत करना चाहिए। ठीक है, आपने आरोप लगाए, जांच कर लीजिए, फिर उसके लिए कैसी राजनीतिक बदले की कार्रवाई। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इससे पहले भी आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य महाराज पर गला दबाने का आरोप लगाए थे और वहां की पुलिस क्या एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए थे। उस सेक्शन में विवेचना करने की जो व्यवस्था उसमें गिरफ्तारी नहीं, इसके अंतर्गत गिरफ्तारी है पहले, तब सुनी जाएगी आपकी बात। इसलिए ये सोचिए समझे रणनीति के तहत इस तरह का मुकदमा शंकराचार्य महाराज को अपमानित करने के लिए, सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए यह मुकदमा किया गया कि जाए के सवाल पर शंकराचार्य महाराज जी ना बोल पाए। चाहे वो न्यायालय के माध्यम, न्यायालय अपने से थोड़े मुकदमा करता है, न्यायालय में पुलिस रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट को संज्ञान में लेकर के मुकदमा की जाती है। और जो रिपोर्ट दिया गया न्यायालय में वह यह कहीं नहीं दिया गया कि क्या वो बटुक शंकराचार्य महाराज जी के यहाँ थे कि नहीं थे, किस आश्रम से संबंधित। लेकिन रमेश जी अभी हम सरकार के 2 चेहरे देख रहे हैं। एक तरफ कोई शंकराचार्य के समर्थन में कह रहा है, मुख्यमंत्री जी का बयान, उन्हें तो शंकराचार्य की पदवी को लेकर ही सवाल उठा दिए थे। तो सवाल यह है कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ सरकार आपके समर्थन में है, दूसरी तरफ पूरी तरह से वहां पे सवाल ही उठा दे रहे हैं कि शंकराचार्य ही नहीं है। देखिए, शंकराचार्य जी के समर्थन में सरकार जो दिखाई पड़ रही है, आप जो डिप्टी सीएम की बात जो कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम का जो बात है
उस तथ्य पर स्पष्ट रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि वो बटुकों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन क्या जो बटुक घायल हुए थे, जो वृद्ध घायल हुए, जो महिलाएं प्रताड़ित की गई, उनके पास तो नहीं किए, उन बटुकों के यहाँ तो नहीं किए, उनको तो नहीं, उनको उनके दुख दर्द को मिटाने तो नहीं आए। तो आपको लग रहा है दिखावे की कार्रवाई है? अगर ये दिखावे की कार्रवाई नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में सीएम रहने लायक है वर्तमान में? ये एक तरफ से बचाव की योजना है, हम ब्राह्मणों का वोट कैसे ले, सवर्णों का वोट कैसे ले, और सवर्णों के वोट लेने के लिए एक दूसरे तरफ जो कानून लाए थे वो वोट रोक रहा था, दूसरा ये देखे कि अब हमसे ब्राह्मण भग रहे हैं। तो ये रोकने के लिए एक सीएम को खड़ा कर दिया गया, डिप्टी सीएम को। डिप्टी सीएम को तो आकर के शंकराचार्य महाराज जी के यहाँ निवेदन करना चाहिए कि गलती हो गई और हमारे पुलिस वाले जो किए उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कार्रवाई करूंगा। ये तो उनके यहाँ आकर के कहना चाहिए था, उनके बटू के पास आकर के सम्मान करना चाहिए था, ये तो नहीं हुआ। लेकिन रमेश जी आप कह रहे हैं कि ये सनातन के खिलाफ साजिश है, लेकिन जो भी बीजेपी को जानते हैं, योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, वो तो सनातन का झंडा सबसे आगे बुलंद करेंगे, खुद ही उनका सबसे बड़ा मुद्दा है, वो क्यों शंकराचार्य को टारगेट करेंगे? उनको तो नुकसान होगा इन सब चीजों से। आप जो जिस चीज को देख करके यही समझ करके तो जनता इनको वोट दी कि सनातन धर्मी हो, लेकिन जब ये सनातन धर्म के जगह पर जब पहुंचे, इस गति पर पहुंचे और मुख्यमंत्री हुए, तो क्या गो हत्या बंद हो गई? आप बताइए, क्या गो हत्या बंद हो गई? क्या मांस का व्यापार बंद हो गया उत्तर प्रदेश से? क्या इस तरह की जो घटनाएं घटी, ये जब बंद नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आप समझिए, क्या गाय को राजी माता घोषित करती है क्या? जब ये सब चीजें नहीं हुआ है तो कैसे आप कहते हैं कि सनातन धर्मी है? सनातन धर्म की तो पहचान गो माता है, और गो माता ही धरती माता, और धरती माता का भी जो पक्ष एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब एक कानूनी लड़ाई अलग होती है, लेकिन एक राजनीतिक लड़ाई हम देख रहे हैं, जुबानी जंग देखने को मिल रहे हैं। कोई सुलह की कोई संभावना आपको नजर आती है शंकराचार्य की तरफ से? आपको लगता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा इससे नुकसान तो सनातन को ही हो रहा है, संतों पे सवाल उठ रहे हैं, सरकार पे सवाल, आपको लग रहा है कि या फिर ये लड़ाई ऐसे ही देखते रहेंगे हम लोग देख नहीं रहे हैं। हम लोग लड़ाई को अंतिम पौधान तक पहुंचाएंगे, देश की जनता समझ गई कि सनातन धर्मी है नहीं। अगर सनातन धर्मी होते तो शंकराचार्य महाराज के खिलाफ इस तरह के मुकदमा गढ़ करके, रचने की व्यवस्था करके मुकदमा कराने के लिए न्यायालय में नहीं जाती। जिस तरह से अखिलेश यादव जी के सरकार में हम भी गिरफ्तार होकर के एक दिन के लिए जेल गए, जो अन्याय प्रतिकार। लेकिन अखिलेश, वो तो सबने देखा वीडियो, वो तो वायरल हुआ था, उनके सरकार में किस तरह से लाठियों से पिटाई हुई थी शंकराचार्य जी की। मैं वहां मौजूद था। उसने क्षमा मांगा, उसने गलती स्वीकार किया। हमें उस समय लगा कि महाराज जी जो क्षमा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन संत का हृदय था, उन्होंने क्षमा किया। योगी जी को क्षमा नहीं कर पाएंगे? योगी जी अगर क्षमा मांगने के लिए अभी तो आज तैयार नहीं है। ये तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि गलत करते हैं, गलत करवाते हैं, गलत की दिशा में चलते हैं और अपने को सनातन धर्मी कहते हैं, सनातन धर्म विरोधी होकर के। तो ऐसे जो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, इस पर विचार कर रही है जनता। ठीक है, क्या वास्तव में इस तरह की बातें इस देश में चलेगी? ठीक है रमेश जी, लेकिन एक तरफ एक परसेप्शन की लड़ाई है तो समाज में आपको लड़नी है, अब दूसरी क्योंकि एफआईआर के आदेश दे दिए तो कानूनी लड़ाई भी लड़नी है। देखते हैं सच क्या आता है और जनता में क्या मैसेज आता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भारत के दौरे पर है। 21 फरवरी को लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान लूला डी सिल्वा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की काफी निंदा की। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद किसी भी धर्म या राष्ट्रीयता से जुड़ा नहीं है। दूसरी ओर भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील ने अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। हर क्षेत्र में शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड एस्पिरेशन से आगे बढ़ने पर विचार विमर्श किया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन डॉलर के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार
केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। राष्ट्रपति जी के साथ आया बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इसी विश्वास को दिखाता है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा सहयोग दोनों देशों के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्व रखता है। मुझे खुशी है कि हम ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हम दोनों देश मानते हैं कि टेक्नोलॉजी मस्ट बी इंक्लूसिव एंड इट मस्ट बिकम अ ब्रिज फॉर शेयर्ड प्रोग्रेस। ऊर्जा सहयोग हमारे संबंधों का एक मजबूत स्तंभ रहा है। हाइड्रोकार्बन के साथ साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ऐसे अनेक क्षेत्रों में भी सहयोग को और अधिक गति दे रहे हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में ब्राजील की सक्रिय भागीदारी ग्रीन फ्यूचर के प्रति हमारे साझा संकल्प को दर्शाती है। ब्राजील ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सह अध्यक्षता का भी प्रस्ताव रखा है। मैं इस पहल के लिए राष्ट्रपति लूला का अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र में ब्राजील का व्यापक अनुभव सीडीआरआई को और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत और ब्राजील के बीच कुल कितने का व्यापार होता है। आपको ये ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, भारत और ब्राजील के बीच कुल ट्रेड जो होता है वो होता है 1.37 लाख करोड़ का। अब इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आयात कितना होता है, निर्यात क्या क्या चीजें होती हैं, वो सबसे पहले समझ लेते हैं। 62,000 करोड़ में आयात कच्चा तेल, सोयाबीन तेल, सोना, कपास, लकड़ी से जुड़ी तमाम चीजें जो हैं वो आयात की जाती हैं। अब इसी तरह से निर्यात में देखिए 75,000 करोड़ डीजल, कीटनाशक, कृषि की जो दवाइयां हैं, केमिकल इंजीनियरिंग का पूरा सामान जो होता है, धागा और कच्चा एल्यूमिनियम, ये आंकड़ा है 75,000 करोड़ का, यानी कि एक्सपोर्ट का। तो दोनों देशों के बीच ये डील काफी अहम हो जाती है क्योंकि आयात निर्यात में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ 75,000 करोड़ आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ यहां पर 62,000 करोड़ का आयात हम करते हैं। तो दोनों देशों के लिए ये डील काफी अहम है। अभी हमने भारत और अमेरिका के बीच भी हमने डील की थी और इससे आप समझ सकते हैं कि ये डील कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। यूरोपियन कंट्री के साथ हमारी डील हुई है। इन तमाम डील के बीच ब्राजील के साथ ये डील दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आज इतिहास रचा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराया है। 2-1 से T20 सीरीज पर कब्जा किया। तीसरे T20 में भारत की 17 रनों से जीत हुई। भारत ने 177 रनों का टारगेट दिया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम 159 रन ही बना सकी। मंदाना ने 55 गेंदों में 82 रनों की शानदार पारी खेली है। तो एक तरफ भारतीय टीम के जो मेंस टीम है वो कमाल दिखा रही है T20 वर्ल्ड कप में, दूसरी तरफ अब भारत की बेटियां, छोरियां वो भी कमाल कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार T20 सीरीज अपने नाम की है। 159 रनों का टारगेट रखा था भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। मंदाना ने शानदार बल्लेबाजी की। 55 गेंदों में 82 रनों की
पारी खेली है और इस सीरीज के जीत के साथ ही वुमेन्स टीम ने इतिहास रच दिया है। वहीं T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में रविवार को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होगा। अभी से ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास कैसा माहौल है, संवाददाता आकाश मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और कल एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो T20 वर्ल्ड कप में। दोनों टीमों ने अपना जो ग्रुप में मैच जीत चुकी है और सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है दोनों टीमें। एक तरफ अगर ग्रुप ए की बात करें तो टीम इंडिया ने 4 मैच जीत लिया है, और फिर अब ग्रुप डी की बात करें साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका ने भी 4 मैच जीत लिया है। और देखिए कल का जो मुकाबला है बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है। हमारे साथ एक फैन है जो कि आप कहाँ से हैं? मैं कलकत्ता से आया हूँ जी। ये कलकत्ता अशोक जी, कैसे देखते हैं कल का जो मैच है वर्ल्ड कप का, कैसे देखते हैं आप? वो कल तो मैच जीतेंगे ही। आज तीसरी बार ये वर्ल्ड T20 हमारा है, तो इसीलिए मैच जो दौड़ चल रहा है जो मुंबई से शुरू हुआ था, अभी हर जगह में इंडिया जीतेगा। कल तो जीतेगा, जहाँ जहाँ इंडिया खेलेगा हर मैच में इंडिया जीतेगा। एक भी मैच नहीं हार के ये वर्ल्ड कप हम चैंपियन होंगे। टीम इंडिया को कितना सपोर्ट करने आप यहाँ पे आए हैं, कि क्या लगता है कि कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं दो जो कि चल सकते हैं, और कौन से ऐसे गेंदबाज जो चल सकते हैं टीम इंडिया के लिए? देखो वैसे तो मैं विराट का फैन हूँ, बहुत दिल से विराट का फैन हूँ, पर अभी वो लोगों की कमी थोड़ी सी इधर है। पर मैं इधर सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी बैट्समैन को करने आया हूँ तो मैं अभिषेक शर्मा को करने आया हूँ और सूर्य कुमार को करने आया हूँ। पहले से मुझे तो पता ही है कि इंडिया ही विन होने वाला है, क्योंकि अभी मैंने देखा तो अभिषेक नहीं खेला, पर कल की मैच में पक्का अभिषेक खेलने वाला है, वो डैम श्योर है, और इंडिया ही विन है। पर एक खाली प्रॉब्लम क्या है, अगली बार फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था, तो शायद वो बदला लेने के लिए वो डबल जोश में आ सकते हैं। पर हमारे पास से 7 तक का बेसमेंट का ऑर्डर है, यानी एक अभिषेक जाएगा तो हमारे पास अरे वो रिंकू भी है, पंड्या जी भी है, सब है, इसलिए मुझे इंडिया पे ज़्यादा ट्रस्ट है। बिगेस्ट क्वेश्चन, कल तो इंडिया 100% जीतने वाला है और मेरा फेवरेट प्लेयर है जसप्रीत बुमराह। कल का जो मैच होने वाला है इसमें देखिए रन बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि अगर बल्लेबाज चाहे तो वहाँ पे 2 से ज़्यादा रन बना सकता है, और टॉस बड़ा अहम हुआ कल के मैच में। तो कुल मिला के जो मैच है कल का वो बड़ा मैच है। आकाश मिश्रा के साथ न्यूज़ इंडिया अहमदाबाद। वहीं इंडियन क्रिकेट टीम में गब्बर कहलाने वाले क्रिकेटर शिखर धवन दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं, यानी घोड़ी चढ़ने जा रहे हैं। 40 साल की उम्र में शिखर अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड सोफी शाइन संग शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आयरलैंड की सोफी क्रिकेटर से 5 साल छोटी हैं। इनकी शादी की रस्में इन दिनों काफी सुर्खियों में है। शादी इसी हफ्ते धूमधाम से होने वाली है, जिसकी शुरुआत संगीत और मेहंदी से हो चुकी है। हाल ही में कपल की हल्दी सेरेमनी हुई, जिसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। इस खास मौके पर दोनों का देसी अंदाज और ट्विनिंग फैशन देखते ही बन रहा है। खासकर विदेशी दुल्हनिया सोफी का ट्रेडिशनल लुक लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। हर तरफ बस उनके ही चर्चे हो रहे हैं। कपल की हल्दी भी काफी यूनिक थी। तस्वीरों में सोफी पर गेंदों के फूल डालते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि कपल ने फूलों वाली हल्दी थीम रखी थी। वैसे ये काफी यूनिक और अच्छा कॉन्सेप्ट है। वैसे फूल वाली होली तो अक्सर ही आपने लोगों को खेलते देखा होगा, लेकिन अब आप फूल वाली हल्दी भी देख लीजिए। यहाँ आजकल भारतीय लड़कियां मॉडर्न कपड़ों में हल्दी की रस्में करती हुई दिखाई दे रही हैं। विदेशी सोफी का देसी अवतार ने लोगों का दिल जीत लिया है। इस खास मौके पर उन्होंने जानी मानी डिजाइनर जोड़ी रिम्पल और हरप्रीत के खास कलेक्शन से ऑरेंज कलर का लहंगा पहना, जो वाइब्रेंट होने के साथ ट्रेडिशनल चार्म से भरा है। शिखर और सोफी का यह शादी सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि जिंदगी की नई शुरुआत है। 40 की उम्र में गब्बर का यह अंदाज बता रहा है कि प्यार और खुशियों की कोई उम्र नहीं होती। फूलों की खुशबू, देसी रंग और दिलों की मुस्कान के बीच ये शादी इस हफ्ते धूमधाम से होने वाली है, और फैंस बेसब्री से दुल्हा दुल्हन की झलक का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए। शिखर धवन टीम इंडिया के एक्स क्रिकेटर हैं। हालांकि इनकी एक शादी पहले भी हुई थी, काफ़ी विवाद हुए थे, फिर दोनों अलग हो गए थे।
उसके बाद ही उनके फैंस पूछ रहे थे कि शिखर धवन दोबारा शादी कब करेंगे। अब शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है और अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही हैं। वहीं फिरोजाबाद में एक शादी बहुत सुर्खियां बटोर रही है, जहां एक जर्मन दूल्हे गुस्ताव ने यूपी की लड़की खुशी के साथ भारतीय रीति रिवाजों से शादी रचाई। जर्मन दूल्हा शेरवानी और साफे में पूरी तरह भारतीय रंग में रंगा हुआ नजर आया। खुशी लाल जोड़े में बेहद सुंदर दिखी। तस्वीरें देखिए, दूल्हा दुल्हन बॉलीवुड के गानों पर झूमते रहे, एक दूसरे का हाथ थामकर नाचते हुए नजर आए। इस ऐतिहासिक शादी के सैकड़ों लोग भी गवाह बने। शादी समारोह में आए विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं में सराबोर होकर आनंद लिया। विदेश से आए मेहमानों ने भारतीय शादी की रस्में, वरमाला, फेरे और विदाई को बड़े उत्साह के साथ देखा। सभी रस्मों में सहभागिता की। उन्होंने भारतीय संस्कृति की सराहना करते हुए उसे यादगार पल बताया। भाषा को समझने में किसी को कोई परेशानी ना, इसके लिए शादी में 4 ट्रांसलेटर बुलाए गए थे। शादी समारोह में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। दुल्हन की मां ने बताया कि खुशी और गुस्ताव एक जर्मन कंपनी में काम करते हैं। खुशी जयपुर में ही पोस्टेड है, जबकि गुस्ताव जर्मनी में काम करता है। 1 साल पहले गुस्ताव कंपनी के काम से जयपुर आया था और इसी दौरान उसकी मुलाकात खुशी से हुई। वहीं गुस्ताव ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक विविधता वाला देश है और यहां के लोग बेहद मिलनसार हैं। Oh, there are so many differences. Of course, Kushi is kind of a modern woman for India. So here it's more related to traditions. It's also more related that when you get married, that you want to marry for a whole life. And in Germany, it does not often happen that a relationship or even a marriage will keep up for so long. कि जो मेरी बेटी है ना, वो जयपुर में है और वो जिस कंपनी से ज्वाइन करती है उसी कंपनी में गुस्ताव है। और बेटी का नाम खुशी है और जो होने वाले दामाद जी हैं उनका नाम गुस्ताव है। मैं बेटी की चाची हूँ। अच्छा, ये रस्में कैसे, कब शुरुआत होगी? रस्में सर यहाँ के ऑलरेडी प्रोग्राम्स निकल चुके हैं। कल उनका हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम हो चुका है और शाम को हम लोगों ने मेहंदी का प्रोग्राम किया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने रात में नाइट में कॉकटेल पार्टी भी की थी, जो हम लोगों ने गुस्ताव उसमें बहुत बहुत एंजॉय किया। काफ़ी डांस हुआ, ब्राइड एंड ग्रूम ने बहुत अच्छे से सबको एंजॉय किया। देखिए, फिरोजाबाद में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी वो थी कि जर्मन का रहने वाला दूल्हा फिरोजाबाद में बारात लेकर आया और उसने पूरी भारतीय रीत रिवाज और संस्कृति के साथ शादी की। फिरोजाबाद के थाना सिकोवा क्षेत्र के गांव बारौल की रहने वाली एक बेटी ने विदेशी दूल्हे से शादी की। दूल्हा अपनी बारात में विदेशी लोग आए थे और यहाँ के जो लोग शादी में शामिल हुए थे फिरोजाबाद के, वो लोग अब इस शादी को चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जब विदेश का दूल्हा फिरोजाबाद में आया और उसने पूरी भारतीय संस्कृति के हिसाब से शादी की तो वो चर्चा का विषय बन गई। लोग जो शादी में शामिल हुए वो कहीं ना कहीं उस लड़की थी जो दुल्हन थी जिसने भारतीय पूरी संस्कृति और विदेशी दूल्हे ने पूरे यहाँ की रीति रिवाज से शादी की, वो लोग अब उस शादी को चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन मदन मोहन के साथ विष्णु कुमार, न्यूज इंडिया, फिरोजाबाद। तो बिहार में शराबबंदी लागू है, सख्ती के दावे भी लगातार किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। बैन के बावजूद तस्करों के हौसले इतने बुलंद है कि वो हर बार नए नए जुगाड़ के साथ सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। ताज़ा मामला तब सामने आया जब एक शख्स ने शराब की बोतलों को कुर्सियों के बीच इस तरह पैक कर दिया कि पहली नज़र में कोई शक ही ना हो। बाहर से देखने पर साधारण प्लास्टिक की कुर्सियां, लेकिन अंदर छिपा था पूरा स्टॉक। बताया जा रहा है कि कुर्सियों को इस तरह से बनाया गया था कि उनके खोखले हिस्से में शराब की बोतलें फिट की जा सकें। ऊपर से टेप और पैकिंग कर दी गई। चेकिंग के दौरान किसी को भनक तक ना लगे, लेकिन इस तस्कर की किस्मत खराब थी। चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमपी के भोपाल में रील बनाने के चक्कर में एक शख्स
सड़क पर भागते हुए गाड़ी की छत पर चढ़कर स्टंट करता हुआ दिखाई दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पहले शख्स ने चलती गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ा और फिर दरवाजा खोलकर सीधे कार की छत पर चढ़ गया, जिस वजह से कुछ देर के लिए कार बिना ड्राइवर के दौड़ती रही। रात के अंधेरे में सफेद रंग की कार बिना किसी कंट्रोल के सड़क पर चलती हुई नजर आई। अगर उस समय कोई राहगीर या बाइक सवार सड़क पर होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने स्टंटबाज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये रफ्तार के शौकीन को देखिए किसी तरह से ये लोग रील बनाने के चक्कर में कई बार आम लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये स्टंटबाजी, ये रीलबाजी सरेआम हो रही है। देखिए कैसे ये नौजवान, और अभी इसकी उम्र भी है गाड़ी चलाने की, ये भी देखना होगा, लेकिन साफ दिख रहा है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। गाड़ी की छत पर रहकर देखिए रील बनाई जा रही है, वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि वायरल हो सके। इस बात से अनजान या लापरवाह कहें कि इस रील के चक्कर में किसी की जिंदगी भी जा सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में क्या हुआ था, जहां रील के चक्कर में एक नौजवान की मौत हो गई थी, और अब उसी तरह की तस्वीरें, उसी से जुड़ा हुआ यह वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने अश्लील वीडियो दिखाकर डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी महिलाओं के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर अश्लील चैट और वीडियो कॉल करते थे, फिर उसकी अश्लील वीडियो के साथ रिकॉर्डिंग कर पीड़ितों को ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 7 कार, 1 बाइक, 29 मोबाइल, 16 एटीएम कार्ड, 7 बैंक पासबुक और 1 मकान की रजिस्ट्री और 1,20,000 रुपए नगद सहित करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए जब्त किए। जांच में सामने आया कि गिरोह अब तक 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुका है और एक आरोपी ने ठगी के पैसों से आलीशान मकान तक बनवा लिया था। इसकी रजिस्ट्री भी पुलिस ने जब्त कर ली है। एक समन्वय पोर्टल है, भारत सरकार ने डेवलप किया था, और एक प्रतिबंध पोर्टल दूसरी का हिस्सा है, जिसके साथ भी फ्रॉड होता है वो व्यक्ति उस पर अपनी कंप्लेंट डाल सकता है। और उसमें मेरे इस खाते से इस खाते में पैसा गया, उससे वो डेटा राज्य सरकारों के साथ, पुलिस मुख्यालयों के साथ शेयर किया जाता है कि फला जगह से कॉलिंग हो रही है आपके जिले से, आपके राज्य से। उससे हमें बहुत महत्वपूर्ण मदद मिलती है कि कौन सी जगह से कॉलिंग ज़्यादा हो रही है। तो ये देश के अलग अलग जगह अलग अलग हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, लेकिन अपने यहाँ भी ये कुछ लोग इसमें लगे थे और उस पर ही। वहीं दिल्ली के एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन हंगामे के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सियासत के लिए कांग्रेस ने देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। जिस समिट में शामिल होने दुनिया से लोग आए, वहां हंगामा कर क्या देश का अपमान किया। सवाल इसलिए क्योंकि कल एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने शर्टलेस होकर भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिस पर दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि समिट में प्रदर्शन एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को नेपाल जेन जी आंदोलन जैसा बताया। इधर एआई समिट में हुए हंगामे पर बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आज दिल्ली, मुंबई समेत पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस और राहुल गांधी पर देश के अपमान का आरोप मढ़ा। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हमने युवाओं की आवाज उठाई है, अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील का विरोध किया है, लेकिन सवाल है कि क्या विरोध के लिए एआई समिट वाली जगह को ही क्यों चुना। क्या एआई समिट में हंगामा कर देश को बदनाम करने की साजिश रची गई। रिपोर्ट देखिए।
राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। नारेबाजी कर पुतला फूंकर देश भर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने विरोध के सुर तब बुलंद किए जब कल दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया था, जिसे बीजेपी ने भारत का अपमान बताया और पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लहराकर नारेबाजी कर विरोध जताया। वहीं राजस्थान के जयपुर में सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस की ओर बढ़ने लगे, जिन्हें बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोका। इसके अलावा पटना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू में भी राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। देश के कोने कोने से विरोध की ऐसी तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस और राहुल पर बीजेपी बेफर पड़ी और दो टूक कहा कि एआई समिट में हंगामा करना राष्ट्र के साथ द्रोह जैसा है। ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है, क्योंकि इस समय पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, एक जमाने से गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से लेकर अनेक सम्मेलन कांग्रेस के जमाने में हुए, वहां पर जाकर ऐसी निम्न स्तरीय और नग्नता की राजनीति का प्रदर्शन किया गया। मुझे लगता है कि इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए कभी भी देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। लश्करे राहुल के झंडा बरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए हैं। देश का विरोध आप कब बंद करेंगे? देश का खिलाफ काम करने का आपका काम कब बंद करेंगे? ये मैं पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम को छोड़ देंगे, पूरे भारत और विश्व ने इसका तारीफ किया है। भारत विरोधी कुछ ताकतें हैं, कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम, ये बहुत दुखी है क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश का अपमान करने का आरोप मढ़ा। आरोप इसलिए क्योंकि दिल्ली के एआई समिट पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और इसी समिट में कल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया और क्यूआर कोड स्कैन करके समिट हॉल में एंट्री की। प्रदर्शनकारियों ने ऊपर स्वेटर और जैकेट पहनी हुई थी और अंदर टी शर्ट। हॉल नंबर 5 के पास उन्होंने अपने स्वेटर और जैकेट उतार दिए और टी शर्ट लहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले काले रंग के छाते पर स्टिक चिपकाकर भारत मंडपम में घुसने की योजना बनाई थी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि गेट पर जांच के दौरान काले छाते पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने शर्ट पर स्टिकर चिपकाए। स्टिकर कहां छपवाए गए थे यह पता लगाने के लिए जांच जारी है। इस बीच कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को देश का अपमान बता रही है। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। तुमने अपमान नहीं करा, दूसरे का माल ला करके अपना बता रहे हो, पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवा रहे हो। ये सम्मान कराया तुमने? ये सम्मान कराया क्या देश का? कि आप दूसरे की चीज को अपनी बता करके चला दिया आपने, वहां आपने मजाक बनवा दिया पूरी दुनिया के अंदर हमारा। भाजपा डर गई है, भाजपा डर गई है कि देश समझ गया कि तुमने देश बेच दिया। देश की समझ में आ गया तुमने देश बेच दिया, इसीलिए इधर उधर के नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये तो देश बेच दिया इन्होंने। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जिस समिट पर दुनिया की नजरें हैं वहां हंगामा कर यूथ कांग्रेस ने क्या देश का अपमान नहीं किया? क्या मोदी विरोध के नाम पर कांग्रेस ने देश को बदनाम किया? और सवाल ये भी कि क्या एआई समिट में बवाल से कांग्रेस का दाव उल्टा पड़ गया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
वहीं देश के सराफा बाजार में इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त नजर आई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोना 2,300 रुपए उछलकर 1.55 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो पिछले सप्ताह 1.53 लाख रुपए था। वहीं चांदी की बात करें तो 2.42 लाख रुपए प्रति किलो से बढ़कर 2.5 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच गई है चांदी, यानी सप्ताह भर में 8,000 रुपए की तेजी रही। 2026 की शुरुआत से ही अब तक सोने के भाव में लगभग 22,000 रुपए और चांदी में करीब 20,000 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। पिछले कुछ समय में सोने चांदी की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी ने 3.86 लाख रुपए प्रति किलो का रिकॉर्ड स्तर छुआ था। पिछले साल के दामों पर नजर डालें तो सोने की कीमत 57,000 रुपए यानी लगभग 75% बढ़ी थी। यानी जिन्होंने पिछले साल गोल्ड और सिल्वर में निवेश किया था उनकी तो चांदी ही चांदी है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजों में बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। ये देखिए 21 फरवरी 2026 सोने की कीमत क्या थी? 14 कैरेट 90,714, 18 कैरेट 1,16,300, 22 कैरेट यानी ये सभी दाम जो थे 1,42,040 रुपए और 24 कैरेट 1,55,000। किस रिकॉर्ड स्तर पे ये सब चला गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने की कीमतें पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी ज्यादा बढ़ती हुई। 21 फरवरी 2026 के रेट देखिए, 14 कैरेट 90,714 रुपए, 18 कैरेट की कीमत थी 1,16,300 रुपए। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,42,040। ये 22 कैरेट अमूमन जो लोग गहने बनाते हैं तो उसमें 22 कैरेट का ही इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो कितना महंगा सोना पड़ा होगा जिन्होंने इस साल गोल्ड खरीदा है। 24 कैरेट की बात करें जो गोल्ड स्टैंडर्ड रेट होता है उसमें 1,55,066 रुपए। ये 21 फरवरी 2026 के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। ना सिर्फ सोने चांदी ने तो पूरे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। 3.86 लाख के करीब कीमत पहुंच गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्होंने पिछले साल शेयर मार्केट की बजाय गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट किया है उनके लिए यह साल बहुत ही शानदार रहा है। तो सोने की कीमत 14 कैरेट 90,000